नमस्कार बच्चों, आज हम सब कक्षा 7 की हिंदी भाषा सेतु का 14वां पाठ जलियांवाला बाग में बसंत इस पाठ को पढ़ेंगे। इस पाठ को पढ़ने से पहले हम आपको जलियांवाले बाग के विषय में थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। जलियांवाला बाग पंजाब के अमृतसर में एक स्थान है। यहाँ 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के पर्व पर अंग्रेज सरकार के विरोध में लोग एकत्रित हुए थे, अर्थात लोग इकट्ठे हुए थे अंग्रेज सरकार का विरोध करने के लिए। वहीं अंग्रेज जनरल डायर ने निहत्थे और निरपराध लोगों पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया था। इस हत्याकांड में हजारों भारतीय शहीद हुए थे, यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड में हजारों भारतीय शहीद हुए थे। उसमें बच्चे भी थे, युवा भी थे और बुजुर्ग भी थे, सारे शहीद हो गए थे। ठीक है, अब हम पाठ को शुरू करते हैं। स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में जलियांवाला बाग कांड एक ऐसी हृदय विदारक घटना थी, यानी एक हृदय को चीरने वाली, विदारक का अर्थ होता है चीरने वाली, हृदय को चीरने वाली एक ऐसी घटना थी जिसमें हजारों निर्दोष भारतीयों को अंग्रेजी शासन की क्रूरता और हिंसक प्रवृत्ति का शिकार होना पड़ा था। यानी अंग्रेजी सरकार कितनी क्रूर थी, कितनी हिंसक थी, इसका लोगों को शिकार होना पड़ा था। जलियांवाला बाग कविता साम्राज्यवादी लिप्सा के घृणित इतिहास की याद दिलाती है। देश की चेतना में यह प्रकरण, यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड का प्रकरण, चाबुक की मार की तरह सदैव सालता रहेगा, अर्थात लोगों के दिलों में यह बात हमेशा चुभती रहेगी। प्रस्तुत कविता इसी पृष्ठभूमि पर लिखी गई है, यानी जलियांवाला बाग की पृष्ठभूमि पर प्रस्तुत कविता लिखी गई है। कविता में करुणा और शोक संवेदना का भाव आद्योपांत या शुरू से अंत तक व्याप्त है, यानी इस कविता में शोक और संवेदना का भाव जो है वो शुरुआत से लेकर के लास्ट तक देखने को मिलता है। ठीक है, कविता का पहला पद्य है, यहाँ कोकिला नहीं काक हैं शोर मचाते, काले काले कीट भ्रमर का भ्रम उपजाते, कलियां भी अधखिली मिली हैं कंटक कुल से, वे पौधे वे पुष्प शुष्क हैं अथवा झुल से। कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहती हैं कि यहाँ अर्थात जलियांवाले बाग में इस समय अर्थात जो नरसंहार हुआ उसके बाद कोकिला नहीं काक हैं शोर मचाते। कोकिला कहते हैं कोयल को, अर्थात अब इस जलियांवाले बाग में कोयलें नहीं बोल रही हैं बल्कि कौवे शोर मचा रहे हैं। जलियांवाले बाग में इस समय इस नरसंहार के बाद कोयल नहीं बोल रही हैं बल्कि कौवे शोर मचा रहे हैं। काले काले कीट भ्रमर का भ्रम उपजाते, काले काले कीट इस बाग में, इस जलियांवाले बाग में इस समय जब वहाँ शहीदों की लाशें पड़ी हुई हैं तब काले काले कीट हैं, काले काले कीट, कीट यानी कीड़े, काले काले कीड़े घूम रहे हैं जो भ्रमर का भ्रम उपजा रहे हैं, यानी भ्रमर भौरे के होने की शंका उत्पन्न कर रहे हैं। हमको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर भौरे हैं परंतु वे हैं क्या, वे काले काले कीड़े हैं। कलियां भी अधखिली मिली हैं कंटक कुल से। इस बाग में अब जो पहले कलियां खिलती थी, यानी जो कलियां एकदम सुंदर कलियां दिखाई देती थी, आज वो अधखिली कलियां कंटक कुल से मिल गई हैं, अर्थात कांटों में चिपक गई हैं। सारी कलियां एकदम कांटों में चिपक गई हैं, सूख गई हैं। वे पौधे वे पुष्प शुष्क हैं अथवा झुल से। कवित्री कह रही हैं कि जो पेड़ पौधे और फूल पहले हरे भरे हुआ करते थे, आज वो इस जलियांवाले बाग में या तो शुष्क हैं अर्थात सूख गए हैं अथवा झुलस गए हैं अर्थात मुरझा गए हैं। या तो वह पेड़ पौधे एवं फूल और कलियां या तो सूख गए हैं या फिर झुलस गए हैं, मुरझा गए हैं। आगे कवित्री कहती हैं, परिमलहीन पराग दाग सा बना पड़ा है, हाँ यह प्यारा बाग खून से सना पड़ा है। आओ प्रिय ऋतुराज किंतु धीरे से आना, यह है शोक स्थान यहाँ मत शोर मचाना। कवित्री ऋतुराज वसंत से कहती हैं, उस समय जब कविता लिख रही होती हैं तो वसंत का मौसम होता है, तो कवित्री वसंत से कहती हैं कि परिमलहीन पराग दाग सा बना पड़ा है। इस बाग में आज जो फूल का रस है वह अपने पराग से हीन पड़ा है, यानी उसमें अब कोई रस ही नहीं है, उन फूलों में अब कोई रस ही नहीं है, कोई सुगंध ही नहीं है उसमें, पराग में यानी उसके सुगंध नहीं है। उसमें जो फूल का रस होता था उसमें ना तो रस है और ना ही सुगंध है। दाग सा बना पड़ा है बाग में, इस जलियांवाले बाग में आज शहीदों के खून का दाग पड़ा हुआ है। हाँ यह प्यारा बाग खून से सना पड़ा हुआ है। कवित्री कहते हैं, हाय यह प्यारा बाग जो कभी बहुत प्यारा हुआ करता था आज खून से सना पड़ा है, आज इसमें खून की
नदियां बही हुई हैं, अर्थात खून के दाग धब्बे हर तरफ लगे हुए हैं। आओ प्रिय ऋतुराज किंतु धीरे से आना। कवित्री ऋतुराज बसंत से कहती है कि अय बसंत, आपकी प्रकृति है कि आप आते हैं तो फूल खिल जाते हैं, कलियां खिल जाती हैं, पौधे हरे भरे हो जाते हैं, अच्छा मौसम हो जाता है। परंतु जब आप यहाँ आइए, अर्थात जब आप जलियांवाले बाग में आइए तो बहुत धीरे से आइएगा। आपको आना है, आप आइए प्रिय ऋतुराज, आपको आना है, आप आइए, किंतु धीरे से आना, परंतु बहुत धीरे से आइएगा, क्योंकि यह शोक स्थान है, यहाँ मत शोर मचाना। यह शोक का स्थान है, जलियांवाला बाग अब दुख का स्थान हो गया है, यह दुखी होने का स्थान है, इसलिए यहाँ शोर मत मचाइएगा, यहाँ बहुत धीरे से आइएगा। आगे कवित्री कहती हैं, वायु चले पर मंद चाल से उसे चलाना, दुख की आहें संग उड़ाकर मत ले जाना। कोकिल गावे किंतु राग रोने का गावे, भ्रमर करे गुंजार कष्ट की कथा सुनावे। कवित्री कहती हैं कि वायु चले, यानी बसंत की हवा तो चले, परंतु उसे मंद चाल से चलाना, परंतु उसे बहुत धीरे चाल में चलाना, बहुत धीरे चलाना। बसंत की जो हवा होती है वह थोड़ी तेज होती है उस ऋतु में, तो उसी को कवित्री कहती हैं कि आपकी प्रवृत्ति है वसंत ऋतुराज कि आपकी हवा थोड़ी तेज चलती है, परंतु इस जलियांवाले बाग में उसको आप बहुत धीरे से चलाना, मंद चाल में चलाना, यानी बहुत धीमे धीमे चलाना। दुख की आहें संग उड़ाकर मत ले जाना। ये जलियांवाला बाग इस समय दुखों से भरा हुआ है, तो यहाँ जो दुख की आहें हैं, जो दुख की चीख पुकार है, उसको आप अपने संग उड़ा करके मत ले जाना। अर्थात जो जलियांवाला बाग इस समय दुखी है, उसका दुख इस जलियांवाले बाग तक ही रहने देना, इस जलियांवाले बाग से बाहर मत ले जाना। कोकिल गावे किंतु राग रोने का गावे। कवित्री कहती हैं कि बसंत में कोयलें गीत गाती हैं तो वो गावें, परंतु यहाँ पर वे उनका जो राग हो वो रोने का हो, यानी कोयलें जो गाना गाएं उसमें रोने की आवाज़ उनको सुनाई दे, लोगों को सुनाई दे, वो गीत की तरह ना गावें बल्कि रोने के गीत गावें। भ्रमर करे गुंजार कष्ट की कथा सुनावे। भौरे गुंजार करें, जो बसंत ऋतु में भौरे गुंजार करते हैं, कलियां कोयलें कूकती हैं, तो उसी के लिए कवित्री कहती हैं कि यदि कोयलें गाना गाना चाहती हैं, गीत गाना चाहती हैं तो गाएं, परंतु वो रोने की राग में गाएं। उसी प्रकार भौरे यदि गुंजार करना चाहते हैं, भ्रमण करना चाहते हैं, आसपास मंडराना चाहते हैं तो आएं, परंतु कष्ट की कथा सुनावे। लेकिन वो जो बातें कहें, जो उनके गुंजार में जो भावना हो वो कष्ट की भावना हो, उस कष्ट को वो प्रकट करें, लोगों को सुनाएं, वो बिल्कुल भी खुशी का माहौल वहाँ ना दिखाएं। आगे कवित्री कहती हैं, लाना संग में पुष्प न हो वे अधिक सजीले, हो सुगंध भी मंद ओस से कुछ कुछ गीले, किंतु न तुम उपहार भाव आकर दर्शाना, स्मृत में पूजा हेतु तो यहाँ थोड़े बिखराना। कवित्री कहती हैं, ऐ ऋतुराज बसंत, जब आप आते हैं तो फूल खिल जाते हैं, ऐसा प्रकृति का नियम है कि बसंत में फूल खिल जाते हैं, परंतु मेरा आपसे ऐसा विनम्र निवेदन है कि जब आप यहाँ आना तो लाना संग में पुष्प, पुष्प साथ में तो ले आइएगा, परंतु न हो अधिक सजीले, परंतु वे अधिक सजीले न हो, अधिक सुंदर ना हो, थोड़े आप हल्के कलर के फूल ले आइएगा, हल्के रंग के फूल ले आइएगा, ज़्यादा खूबसूरत फूल मत लेके आइएगा। और एक विनती है कि हो सुगंध भी मंद ओस से कुछ कुछ गीले, उसकी सुगंध भी बहुत धीमी हो। आप ऐसे फूल ले आइएगा जो हल्के हों और जिनकी सुगंध भी बहुत मंद हो, बहुत कम हो, जिनमें सुगंध भी कम हो और वो बहुत भड़कीले ना हो, बहुत चमकीले ना हो, अर्थात बहुत सुंदर सुंदर और बहुत खुशबूदार फूल मत लेके आइएगा, बल्कि हल्के सुगंध वाला हल्के फूल लेके आइएगा। और वो फूल ओस से कुछ कुछ गीले हों, आपकी आंसू रूपी ओस से कुछ गीले हों, वो फूल ऐसे हों कि उसमें आपकी आंसू टपके हुए हो, आपके आंसू टपके हुए हैं, ओस के रूप में आंसू टपके हुए हों, ताकि वो फूल थोड़े गीले हों। और आपको पता है जब फूल थोड़े गीले होते हैं तो उसमें महक कम आती है, तो कवित्री यही कहना चाहती है कि आप अपने आंसू रूपी ओस से उसको गीला करके लाइएगा ताकि उसमें सुगंध कम हो। किंतु न तुम उपहार भाव आकर दर्शाना। क्यों? लेकिन आगे कवित्री कहती हैं कि लेकिन ऐ ऋतुराज, जब आप आइएगा तो उपहार भाव मत दर्शाइएगा, मत दिखाइएगा, आप ऐसा मत दिखाइएगा जलियांवाले बाग को कि आप उनके लिए फूलों का उपहार लेके आए हैं, सुगंधित फूलों का उपहार लेके आए हैं, आप उपहार का भाव मत दिखाइएगा। स्मृत में पूजा हेतु यहाँ थोड़ी बिखराना। हाँ, जो फूल आप लेके आना
उसको याद में, इन शहीदों की याद में, जो लोग यहाँ शहीद हुए हैं उनके याद में, उनकी पूजा के लिए यहाँ पर थोड़े फूल जरूर बिखरा दीजिएगा, जरूर वहाँ पे फैला दीजिएगा। थोड़े फूल उन शहीदों की याद में, उनकी पूजा के भाव से भले से फैला दीजिएगा, जरूर फैला दीजिएगा, परंतु उपहार भाव दर्शाने के लिए मत आइएगा। ऐसा मत दिखाइएगा कि आप उपहार लेकर के आए हैं। ठीक है। आगे कवित्री कहती हैं, कोमल बालक मरे यहाँ गोली खा खा कर, कलियां उनके लिए गिराना थोड़ी लाकर, आशाओं से भरे हृदय भी छिन्न हुए हैं, अपने प्रिय परिवार देश से भिन्न हुए हैं। कवित्री कहती हैं कि ऐ बसंत, कोमल बालक मरे यहाँ गोली खा खा कर, कोमल कलियों के समान सुकोमल बच्चे यहाँ पर इस धरती पर, इस जलियांवाले बाग में गोलियां खा खा करके मरे हुए हैं। कलियां उनके लिए गिराना थोड़ी लाकर, तुम उन बालकों के लिए, उन बच्चों के लिए जो कलियों के समान थे, बच्चों को कहा जाता है कि ये कली के समान हैं, कली के समान खूबसूरत हैं, कली के समान कोमल हैं। तो वही कवित्री कहती है कि उन सुकोमल कलियों के समान बालकों के लिए तुम थोड़ी कलियां ला करके यहाँ पर गिरा देना। आशाओं से भरे हृदय भी छिन्न हुए हैं। कवित्री कहती हैं कि आशाओं से भरे हुए हृदय भी यहाँ पर छिन्न हुए हैं, अर्थात बिखरे हुए हैं, टूटे हुए हैं। ऐसे लोग जो युवावस्था में जा रहे थे, जो युवक थे, नए युवक थे, उनके हृदय में अनेकों आशाएं थी, अनेकों इच्छाएं थी, आकांक्षाएं थी। उनका हृदय भी यहाँ पर टूटा हुआ है, छिन्न हुआ है। अपने प्रिय परिवार देश से भिन्न हुए हैं। अपने परिवार के लोग, हमारे देश के लोग अपने प्रियजनों से, अपने परिवार से और अपने देश से अलग हुए हैं, भिन्न हुए हैं, अर्थात अलग हुए हैं। कवित्री कहना चाह रही हैं कि यहाँ कलियों के समान कोमल बालक गोलियां खाकर मरे हुए हैं, इसलिए उनके लिए तुम थोड़ी कलियां ला करके यहाँ पर गिरा दीजिएगा। आशाओं और आकांक्षाओं से भरे हुए हृदय वाले युवकों के जो नौजवान थे, उनके हृदय भी यहाँ पर तार तार हुए हैं, छिन्न हुए हैं, अर्थात टूटे हुए हैं। ऐसे लोग अपने परिवार, प्रिय एवं देश से अलग हुए हैं, इसलिए उनके लिए भी कुछ अधखिली कलियाँ, कुछ कलियाँ अधखिली यहाँ इसलिए चढ़ाना, करके उनकी याद अश्रु की ओस बहाना। कवित्री कहती हैं कि ऐसे लोगों के लिए जो आशाओं से भरे हुए थे, अर्थात जो युवा थे, नौजवान थे, उनके लिए कुछ कलियाँ अधखिली यहाँ इसलिए चढ़ाना, उनके लिए चढ़ाना। जब युवा अवस्था होती है तो आधा जीवन बीता हुआ होता है, आधे से ज़्यादा जीवन बाकी होता है। तो कवित्री कह रही हैं, जैसे कलियां जब होती हैं तो बच्चों का रूप होती हैं, फूल जब अधखिला होता है तो वो नौजवानी की तरफ बढ़ता रहता है, युवा अवस्था की तरफ बढ़ता हुआ होता है, और जब फूल पूरा खिल जाता है यानी युवा अवस्था को पूर्ण रूप से प्राप्त कर लेता है, और फूल जब सूखने लगता है तो उसको वृद्धावस्था का रूप माना जाता है, यानी वृद्धों को कहा जाता है कि ये सूखे हुए फूल के समान है, पके हुए फल के समान है। इसी प्रकार बच्चों को कहा जाता है कि कोमल कलियों के समान है, युवक को कहा जाता है खिले हुए फूल के समान है। तो वही कवित्री कह रही हैं कि कुछ युवा थे जो युवा अवस्था को प्राप्त कर रहे थे और उनके हृदय में अनेकों आशाएं थी, ऐसे लोगों के लिए तुम थोड़ी अधखिली कलियां ला करके यहाँ पर चढ़ा दीजिएगा, करके उनकी याद अश्रु की ओस बहाना। ऐ ऋतुराज बसंत, तुम उनको याद करके, उन लोगों को याद करके, उन बच्चों को याद करके, उन बुजुर्गों को याद करके, उन युवाओं को याद करके थोड़ी अपनी ओस रूपी आंसुओं को यहाँ पर बहा देना। आगे कवित्री कहती हैं, तड़प तड़प कर वृद्ध मरे हैं गोली खाकर, शुष्क पुष्प कुछ वहां गिरा देना तुम जाकर। कवित्री कहती हैं कि इस जलियांवाले बाग में वृद्ध अर्थात बूढ़े लोग भी थे जो तड़प तड़प कर गोली खाकर मरे हैं, यानी जब अंग्रेजों ने उन पर गोलियां चलाई तो वो तड़प तड़प कर यहाँ पर मरे हैं। ऐसे वृद्धों के लिए, ऐसे बुजुर्गों के लिए थोड़े से सूखे फूल वहाँ गिरा देना तुम जाकर, तुम वहाँ पर थोड़े सूखे फूल जा कर के उनकी याद में गिरा देना, यानी वृद्धों के लिए थोड़े सूखे फूल गिरा देना, युवाओं के लिए थोड़े अधखिले फूल गिरा देना और बच्चों के लिए थोड़ी कलियां ला करके गिरा देना। इस प्रकार से कवित्री बसंत ऋतुराज से कहती हैं। आगे कवित्री कहती हैं, सब कुछ करना किंतु बहुत धीरे से आना, यह है शोक स्थान यहाँ मत शोर मचाना। कहती हैं, ऐ ऋतुराज बसंत, जो तुम्हारी प्रकृति है तुम वो सारा करना,
तुम सब कुछ करना, अर्थात जो तुम्हारी प्रकृति है वो सब करना। यानी जब बसंत आता है तो कोयलें बोलती हैं, बसंत आता है तो भौरे कुंजन करते हैं, गुंजार करते हैं, बसंत आता है तो कलियां खिलती हैं, पेड़ पौधे हरे भरे होते हैं, सब होते हैं। तो तुम ये सारे काम करना, परंतु बहुत धीरे से आना। परंतु जब जलियांवाले बाग में आना तो ऐ ऋतुराज बसंत बहुत धीरे से आइएगा, ऐसी मेरी आपसे विनती है, ऐसी कवित्री कहती हैं। क्योंकि यह है शोक स्थान, यहाँ मत शोर मचाना। क्योंकि यह जलियांवाला बाग अब शोक का स्थान बन चुका है, इसलिए यहाँ पर शोर मत मचाना, यहाँ दुखी हृदय से आना, बहुत शांति से आना। ठीक है, आशा है कि यह पाठ आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इसका अभ्यास कार्य देख लेते हैं। पाठ से संबंधित शब्दार्थ दिया गया है, तो आप इसको यहाँ से देख लें शब्दार्थ को। आगे है प्रश्न अभ्यास। अभ्यास प्रश्न, बोध और विचार, बहुविकल्पीय प्रश्न। यहाँ बहुविकल्पीय प्रश्न पहले हम हल करेंगे। पहला प्रश्न है, जलियांवाला बाग किसके जुल्म का प्रतीक है? तो उत्तर है अंग्रेजों के, इसलिए ग ऑप्शन सही है। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, कवित्री इस कविता में किसे धीरे से आने को कहती है? तो उत्तर है ऋतुराज को, अर्थात ऋतुराज बसंत को धीरे से आने के लिए कहती हैं, इसलिए का ऑप्शन सही है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरा, इस कविता में ऋतुराज किसे कहा गया है? तो उत्तर है बसंत ऋतु को, बसंत ऋतु को ऋतुराज कहा गया है, इसलिए ग ऑप्शन सही है। चौथा प्रश्न है, कवित्री ऋतुराज से कौन कैसा पुष्प लाने को कहती है? तो किस प्रकार के पुष्प लाने के लिए कहती है? कवित्री कहती है अधिक सजीले ना हो फूल, ओस से गीले हों और मंद सुगंध वाले हों, यानी धीमी खुशबू वाले हों। तो उपरोक्त सभी, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी, घ ऑप्शन सही है। ठीक है। पांचवा प्रश्न है, बच्चों की स्मृति में कैसा पुष्प लाने को कहा गया है? यानी बच्चों की याद में किस प्रकार का फूल लाने के लिए कवित्री कहती हैं? तो उत्तर है कलियां, बच्चों की याद में कलियां लाने के लिए कहती हैं कवित्री। छठा प्रश्न है, अश्रु की ओस किसकी याद में बहाने को कहा गया है? तो उपरोक्त सभी, यहाँ उपरोक्त सभी ऑप्शन सही है कि सभी की याद में आंसू रूपी ओस को गिराने के लिए कहा गया है कि अपनी आंसू वहाँ पे बसंत जरूर गिरा दीजिएगा, ओस के रूप में अपनी आंसू को वहाँ गिरा दीजिएगा। इन सब की याद में जो वहाँ शहीद हुए हैं, चाहे वो बालक हो, चाहे वो महिलाएं हों, युवा हों या फिर वृद्ध हों। ठीक है। आशा है कि यहाँ तक आप सबको अभ्यास कार्य एवं पाठ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इसका लघु उत्तरीय प्रश्न एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न अगले वीडियो में कवर करेंगे। यदि पाठ से संबंधित या वीडियो से संबंधित कोई सुझाव हो या आपकी कोई क्वेरी हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।